नमस्कार मेरे भाइयों। तो आज मैं तुम्हें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूं, जिसके लिए मेरे हाथ में पासबुक होना बहुत ऑब्वियस सी चीज थी। नाउ इसमें यहां पे अगर तुम देखोगे ना, बहुत सारे एब्रिविएशंस दिए हुए हैं। मतलब AC का मतलब अकाउंट होता है, ADJ का मतलब एडजस्टमेंट होता है, COLL का मतलब कलेक्शन होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी PDF बना के नीचे लिंक दे दूंगा। तुम्हें भी ये एब्रिविएशंस पता होने चाहिए, ताकि कभी बैंक जाओ इसी पासबुक में एंट्री कराने तो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो, अब ये चीज क्लियर है तो मुझे तुम्हें लेके जाना पड़ेगा अगेन 1990 के एरा में, 1990 के एरा में, जब सिर्फ लैंडलाइन हुआ करते थे और तब कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं था। लाइक लिटरली तुम्हारे यहां पे जो आज मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये लोग रेडी होकर उनसे कभी पूछना, तैयार होके ये एक दिन स्पेशली बैंक का काम करने जाते थे, क्योंकि बैंक से ना कोई SMS सिस्टम था, इवन डेबिट क्रेडिट कार्ड भी नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। सिर्फ एक लैंडलाइन होता था जो बैंक में कभी उठता नहीं था। तो अगर उन्हें लिटरल अगर कोई एंट्री करानी है या पता करना है कि उनके बैंक के खाते में कितना पैसा है, तो उन्हें चलकर या गाड़ी से बैंक तक जाना पड़ता था। इसी पासबुक के अंदर, ये वाली पासबुक के अंदर, यहां पे जो ब्लैंक पेजेस दिख रहे हैं तुम्हें, इसी में एंट्री करानी पड़ती थी और उस एंट्री के तहत ही उन्हें पता चलता था कि उनके बैंक के खाते में कितना पैसा है। अदरवाइज देयर वाज नो मींस, नो मोबाइल फोन जिसमें मैसेजेस आ जाए, कुछ भी नहीं था। एंड इसी के अराउंड तुम्हारा पूरा ये चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना हुआ है। अगर तुम्हें इस चैप्टर को समझना है तो तुम्हें यह अजम्पशन लेना पड़ेगा, नो मोबाइल फोन, नो मैसेज फैसिलिटी, नो डेबिट कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड, नथिंग। द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वाज ऑलमोस्ट जीरो, इवन नॉट मेल्स, मेल आईडीज भी नहीं थे। सिर्फ एक तरीका था, अगर बैंक का बैलेंस चेक करना है, आप 1990s में हो, आप बैंक जाओगे, पासबुक में एंट्री कराओगे, तभी सही गलत का पता लगेगा कि कितना पैसा बैंक में है। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। इस पूरे चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बेस ग्राउंड बनाना जरूरी है, जिसे बोलते हैं बेस रियलिटी बनाना जरूरी है। और तुम्हें इस पूरी रियलिटी में इस चैप्टर को समझना है। इसलिए मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते यहां पे ईयर 1989 हमेशा कोने में लिखे रहने दूंगा, भले ही बहुत छोटा सा। क्योंकि अगर ये चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, ये वो जमाना है जब ना ही नेट बैंकिंग हुआ करता था, ना ही SMS फैसिलिटी थी बैंक की तरफ से, ना ही मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, ना ही इंटरनेट जैसा ऑप्शन था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक तरीका था यह पता करने का कि बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और वो तरीका था जाओ और इस पासबुक के अंदर एंट्री करा के आओ। इवन अगर लैंडलाइन चलते भी थे उस टाइम पे, तो तुम बैंक में फोन लगा के ये नहीं बोल सकते थे कि भैया एक काम करो ना, बता दो जल्दी से हमारे बैंक में कितना पैसा है। नहीं, बैंक वाला कभी फोन पे नहीं बताएगा। वो क्या ही बोलेगा अल्टीमेटली, कि आ जाओ बेटा एक बार देख लो, बैंक में ही आके पासबुक में एंट्री कराओ, अपने आप पता चल जाएगा। तो ऐसे में होता क्या था, हम अपना कैश बुक अलग मेंटेन कर रहे हैं एंड हम अजम्पशंस में मेंटेन कर रहे हैं कि ओके ठीक है, हमारे बैंक से शायद इतना पैसा गया होगा, शायद नहीं गया होगा, वो तो महीने के आखिर में ही पता चलेगा। क्योंकि पुराने जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1989, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप थोड़ी ना था भाई। सोच के देखो 1989 में क्या ही रहा होगा। एक थर्ड टियर सिटी में, जो बहुत ही छोटी सिटी है, या इवन दिल्ली मुंबई की बात कर लो, हर एक एरिया का सिर्फ एक ही बैंक हुआ करता था। एंड जहां पे इंडस्ट्री सेटअप होती थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता था, उससे ऑलमोस्ट 10, 12, 15 किलोमीटर दूर हुआ करता था। तो तरीका क्या था, कंपनी के अंदर जो क्लर्क होता था वो हर महीने की आखिरी तारीख को बैंक जाया करता था, बैंक में पासबुक एंट्री कराया करता था, बेचारा साइकिल से वापस आता था, और फिर वो मैच करता था कि जो उसने कैश बुक अपने कंपनी की बुक्स में बनाई है, वो कैश बुक कैसे रखता था, बढ़िया रजिस्टर होता था हरे कलर का, उसको खोल के बैठता था, और बैंक की पासबुक को खोल के बैठता था। ये वाली जो पासबुक मैंने तुम्हें दिखाई, ये पासबुक एक तरफ उसकी खुली रहती थी, ये खोल के रखा हुआ है, और जो उसने कैश बुक मेंटेन की है हरे हरे पन्नों पे, तुमने देखा होगा अकाउंट्स के रजिस्टर हरे हरे कलर के होते हैं, वो खोल के बैठा रहता था और वो मिलाता था, मैच करता था कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। और ऑब्वियसली पासबुक भगवान है, बैंक ऐसी कोई एंट्री तो कर नहीं देगा। उस टाइम पे बैंक की गलतियां होती थी, बट 99.9% टाइम बैंक सही होता था। तो बैंक में कोई गलती जनरली दिखती नहीं थी, तो हम अपनी कैश बुक में सुधारते थे। अच्छा, बैंक से ये पैसा कट गया, इसके बारे में तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, तो हम अपनी कैश बुक को करेक्ट करते थे। और ये प्रॉब्लम ही क्यों थी, बिकॉज ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बोलते हैं ना, रेलवेज, रोडवेज, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन गैप था। हमें पूरे ट्रांजेक्शन जो बैंक से हो रहे हैं,
ये महीने के एंड में पता चलते थे, क्योंकि क्लर्क को लिटरली बैंक तक जाना पड़ता था, पासबुक में एंट्री करानी पड़ती थी, फिर आके चेक करना पड़ता था। इसलिए मैंने तुम्हें 1989 लिख के दिखा दिया कि एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में हो कि ये वो जमाना था जब कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। आज तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं मैच हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नेट बैंकिंग खोल के देख लेते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, नहीं अभी क्लियर हो जाएगा। तो आज के जमाने में समझाना बहुत मुश्किल है बीआरएस को, क्योंकि आज लिटरली बीआरएस डजंट एग्जिस्ट। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी भी तो तुम नेट बैंकिंग खोल के तुरंत देख लोगे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सो सिमिलैरिटी हमेशा रहेगी, जो तुमने कैश बुक बनाई है और जो बैंक ने पासबुक मेंटेन की है, दे विल ऑलवेज रिमेन सेम। इसलिए अगेन दिस ईयर मैटर्स अ लॉट। अब जब इतनी कहानी मैंने तुम्हें बताई दी है तो तुम्हें भी मालूम है कि तुम एक चीज से तो हमेशा वाकिफ रहने वाले हो इस पूरे चैप्टर से, वो है डेबिट और क्रेडिट। अब जब गोल्डन रूल्स की बात करते हैं तो समझाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कैसे गोल्डन रूल्स काम करते हैं। लेकिन से फॉर एन एग्जांपल, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो जो तुम देख रहे हो एंड तुम्हें बीआरएस बेसिक से समझना है, तुम्हें नहीं पता बीआरएस क्या होता है, तो एक ग्राउंड रूल बना लेते हैं अपन। क्या? पहली चीज, डेबिट तुम हर उस चीज को कहोगे जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा खुद का है। इफ इट बिलोंग्स टू यू, मैं यहां पे लिख भी देता हूं अंग्रेजी में, अगर ये तुम्हें बिलोंग करता है, कोई भी चीज तुम्हारी है, तो वो हमेशा डेबिट होगी, चाहे कुछ भी हो। अगर खर्चा तुम्हारा है, डेबिट होगा। अगर इनकम तुम्हारी है तो वो भी डेबिट होगा। अब वो मेरे को मत बोलने लगना ऑल इनकम्स एंड गेन्स का क्रेडिट होता है, वो अलग कहानी है, वो कभी मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन बेस रूल समझो, जो तुम्हारा है वो डेबिट ही होगा। ऑल इनकम्स एंड गेन्स का क्रेडिट अलग सिनेरियो है। अब बोलो भैया प्रूफ करो ना, आप सही पढ़ा रहे हो। बिल्कुल प्रूफ करता हूं ना, तुम टेंशन मत लो। कभी भी अगर तुम्हें बैंक से अपना खुद का पैसा निकालना है तो कौन से कार्ड से पैसा निकालते हो? डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड जैसे तुम एटीएम में स्वाइप करते हो और तुम्हारे पास पैसा निकल के आता है, लिखा आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो भैया तुम्हारा ही पैसा है ना, तभी तो डेबिट हुआ। तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में हमेशा डेबिट होगा। जी हां, तुम्हारा पैसा भी डेबिट होगा, तुम्हारे खर्चे भी डेबिट होंगे। तभी मैंने ये नहीं बोला ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, समथिंग लाइक दैट। मैंने क्या बोला? जो तुम्हारा है। समझो डिफरेंस को। आई एम नॉट बेसिकली गोइंग फॉर गोल्डन रूल्स, आई एम गोइंग फॉर व्हाट बिलोंग्स टू यू। जो तुम्हारा है वो डेबिट ही होगा और जो तुम्हारा नहीं है वो क्रेडिट ही होगा। यानी जो भी तुम्हारे ऊपर उधारी है वो हमेशा क्रेडिट साइड ही कहलाएगी। ये बेसिक ग्राउंड रूल्स होते हैं किसी भी चीज के। तभी तुमने जितना भी कैश बुक अभी तक पढ़ा होगा उसमें सारे पॉजिटिव आइटम्स, यानी जितना भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश के थ्रू आ रहा हो चाहे वो बैंक के थ्रू आ रहा हो, तुमने सबकी एंट्री किस साइड की होगी? डेबिट साइड की होगी। और जितना भी पैसा तुम्हारे बैंक में आता है, लिखा आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच रुपीज। क्यों क्रेडिट लिखा हुआ आता है? अगर तुम्हारा एक्सिस बैंक है और उसमें अगर किसी ने भी पैसा जमा कराया तुम्हारे खाते में, तो तुम्हारे पास मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड क्यों बोलते हैं? बहुत सिंपल लॉजिक है, बिकॉज दैट मनी डजंट बिलोंग टू बैंक। वो बैंक का पैसा नहीं है, तो बैंक ऑटोमेटिकली बता देता है सरकार हमारे ऊपर उधारी है। क्यों उधारी है हमारे ऊपर? क्योंकि सरकार वो पैसा तो आपका है, आप जब चाहे अपने पास ले सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं अपने पास। लेकिन सरकार जब तक हमारे पास रहेगा, ये बैंक बोल रहा है तुमसे, जब तक हमारे पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा, बैंक उसे उधारी बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है। एंड दिस इज द बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगेन आई एम सेइंग, जो तुम्हारा है वो डेबिट, बैंक उसे ही क्रेडिट क्यों बोलता है सेम पैसे को? बिकॉज बैंक के लिए वो पैसा उधारी है। बैंक खुद का पैसा नहीं मान सकता उसे, अगर खुद का पैसा मानता तो डेबिट दिखा देता, लेकिन ये बैंक का पैसा नहीं है, इसलिए बैंक इसको हमेशा क्रेडिट आइटम बोलेगा। अब अगर ये ग्राउंड रूल्स तैयार है तो मैं तुम्हें बेसिक्स ऑफ बीआरएस समझाना शुरू करता हूं। चलो से फॉर एन एग्जांपल, ऐसा तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मैं यहां पे ईयर लिख देता हूं, 1989 ही चल रहा है ताकि मेरे को समझाना थोड़ा आसान हो। तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक बैलेंस में डिफरेंस है और हमारी कैश बुक में डिफरेंस है। पहली चीज तो तुम कैश बुक के बारे में समझो कि कैश बुक में बोलना क्या चाह रहा है। बेटा कैश बुक में होते हैं दो बैलेंस, ठीक है? एक होता है तुम्हारा कैश का बैलेंस और एक होता है तुम्हारा बैंक का बैलेंस, तभी वो कैश बुक कहलाती है। कैश बुक का मतलब ही है कि ये दोनों बैलेंसेस लेके चलेंगे, यानी जो आपके पास कैश इन हैंड है, बिजनेस के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, और जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। अगेन अ ग्राउंड रूल, अपन कैश बुक के अंदर इसकी बात ही नहीं कर रहे जो कैश इन हैंड है, अपन को लेना ही देना नहीं है कैश इन हैंड का। अपन को लेना देना है कि भैया अपन बैंक का कितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक के अंदर, अपन ने कितना बैलेंस बैंक का दिखाया है किसके अंदर? कैश बुक के अंदर। नाउ बात यहीं खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा लगता। मेरे को इस बैंक के बैलेंस को मैच करना है मेरी पासबुक से। मैं तुम्हें शुरुआत में एक्टिंग करके दिखाई थी, मैंने बोला था ना कि मेरे को ये मेरी पासबुक में पकड़ूंगा
और मैं इस पासबुक का हर एक पन्ना ऐसे खोलूंगा, एक एक पन्ना मैं इंडिविजुअली खोल के देखूंगा कि पूरे महीने में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए, और मैं इन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्या करूंगा, मैच करूंगा कि मेरे कैश बुक में जो मैंने बैंक की सारी एंट्रीज की हैं वो सही है या नहीं है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं ये दोनों मैच ना करें, इनके बीच में डिफरेंस निकल के आ जाए। देयर आर 1000 रीजंस। तभी तो अपन ने 1989 में ये बैंक रिकंसिलिएशन जैसा कॉन्सेप्ट बनाया था। नॉट एग्जैक्टली 1989, बट उस टाइम पे चलता था, ये तो मैं समझना जरूरी है, क्योंकि होता यही था ना, कम्युनिकेशन गैप। हमने एंट्री कर ली, हमने बोला भैया दे दिया है पैसा किसी को, वो बंदे ने कभी पैसा बैंक से निकाले ही नहीं, तुम समझ रहे हो। हमने किसी को एक चेक बना के दिया, यहां बढ़िया साइन किया, ये लिखा हमने मिस्टर विस्टर का नाम, यहां पे अपन ने अमाउंट डाला, अपन ने साइन वाइन मारा और अपन ने दे दिया। अब बैंक क्या दिखाएगा, भैया पैसा चला गया, पैसा तो गया यार, ऑब्वियसली यार मैं चेक बना के दे रहा हूं किसी को, सामने वाले को, मैं क्या उम्मीद लगाऊंगा कि तू 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर पैसा निकाल ले। तो हमने यहां से बैंक में से क्या कर दिया, इस चीज को माइनस कर दिया कि गया पैसा तो। लेकिन जब मैं महीने के एंड में साइकिल से अपने बैंक तक 15 किलोमीटर दूर जा रहा हूं, या ऑफिस की गाड़ी से 15 किलोमीटर बैंक तक जा रहा हूं, वहां जाके क्या पता चल रहा है, वो बंदा कभी बैंक पहुंचा ही नहीं, उसने कभी पैसा निकाला ही नहीं, और पासबुक में अभी भी ज्यादा बैलेंस दिखा रहा है। हमने तो बैंक का बैलेंस कम कर दिया था, ये चेक का पैसा माइनस कर दिया था, लेकिन पासबुक में से वो कभी पैसा गया ही नहीं, यानी हमारे बैंक खाते से गया नहीं। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कभी कभार हमारी तरफ से गलती हो जाए, कभी कभार कुछ एक आध दो बैंक की मिस्टेक्स निकल आए। भाई पुराना जमाना था, बैंक भी गलती करता था, एक आध दो मिस्टेक करता था, लेकिन करता था। मतलब ठीक है, बैंक को भगवान मान रहे, लेकिन हो जाती थी गलती। तो ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में ये बीआरएस बड़ा काम आता था। नाउ अब मुझे कुछ सिस्टमैटिक पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि वो गलतियां कौन सी थी रियलिटी में। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया, अपन पॉइंट बाय पॉइंट वो एग्जांपल लिखते एंड एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि उन एग्जांपल्स में हुआ क्या होगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट, टू बी वेरी क्लियर, कैश बुक तुम भी जानते हो तुम्हारे लिए संपत्ति है, तुम्हारा एसेट है। और मैंने बोला जो भी तुम्हारी संपत्ति होती है, जो भी तुम्हारा होता है, वॉट एवर बिलोंग्स टू यू, उसका नेचर डेबिट नेचर होता है। यानी कैश बुक के अंदर, सब लोग नोट करो मेरे साथ साथ बेटा, मेरे को लगना नहीं चाहिए कि मैं अकेला यहां पे कर रहा हूं, तो मैं पूरा इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो साथ में तुम्हारी कॉपी खुली होनी चाहिए। तो कैश बुक के अंदर अगर कोई भी चीज प्लस है, कोई भी चीज पॉजिटिव हो रही है, कोई भी चीज अच्छी हो रही है, यानी पैसा आ रहा है, अच्छा होता है, पैसा जाना कभी अच्छा नहीं होता, तो एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास से ऑब्वियसली पैसा जा रहा है, तो अगर तुम्हारा डेबिट पॉजिटिव साइड है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा। भैया पासबुक के साथ उल्टा है, पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है। मतलब पासबुक के अंदर जो भी बैंक के पास तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है, यानी कौन से बैंक के पास, एक्सिस बैंक के पास, वो क्या बोलेगा, भैया ये तो पराया धन है, ये तो हमारे ऊपर उधारी है, ये हमारा पैसा नहीं है। तो बैंक जितना भी तुम्हारे खाते में पैसा जमा करेगा, बैंक उसे क्रेडिट दिखाएगा कि बैंक के पास जितना भी पैसा तुम्हारा आता जा रहा है, बैंक उसे प्लस करके तुम्हारे खाते में पैसा बढ़ाता जा रहा है। अच्छा पहले 25,000 रुपए थे, और पैसा आया तो 50,000 हो गए, और पैसा आया तो 75 हो गए, और पैसा आया तो 1 लाख हो गए। लेकिन उस पैसे को प्लस करते हुए बैंक क्या डिनोट कर रहा है, उधारी बढ़ रही है बैंक के ऊपर, क्योंकि बैंक के लिए हमेशा ये क्या है, पराया धन है। अच्छा ठीक है, तो अब जब बैंक पैसा निकालेगा, मतलब बैंक थोड़ी ना निकाले, ऑब्वियसली तुम निकालोगे, तो तुम जब अपने पास लेके आओगे तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव क्या होगा, डेबिट। तो बेचारे बैंक के लिए वही चीज नेगेटिव कहलाएगी, क्या, डेबिट। बैंक अपने आप में उस चीज को डेबिट नेगेटिव बोलेगा, क्योंकि बैंक के पास से पैसा जा रहा है, लेकिन तुम्हारा पैसा स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि तुमने निकाला है, तो तुम उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव डेबिट। अब जब यहां तक कहानी क्लियर हो गई है, तो तुम्हारी बुक्स के अंदर ही कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू तुम ये चीजें पकड़ सकते हो, तो उनको अपन पॉइंट बाय पॉइंट करना चालू करेंगे। लेकिन अगेन तुम जानते हो मैं नई स्लाइड बनाऊंगा, तो जरा जल्दी से मुझे चाहिए कि तुम्हारा टाइप करके वहां पे आंसर आ जाए कि तुम क्या बोलने वाले हो। कि भैया सबसे पहले वहां पे कुछ कुछ लिखना था मेरे को, बधाई हो। यहां पे मेरे को सबसे पहले मेंशन करना है भैया ईयर 1989 ही चलेगा, वो जमाना जब कम्युनिकेशन सबसे बुरी हालत में था, जब कोई तरीका नहीं था बैंक से कांटेक्ट करने का, और महीने की आखिरी तारीख को ही पता चलता था कि बैंक का बैलेंस कितना है। तो नंबर 1 क्या आता है इसके अंदर, नंबर 1 बोलता है, जरा देखो तुम लोग, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सॉरी यार थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, इनटू द बैंक फॉर पेमेंट। देखो यार मैं स्लाइड्स बना सकता था, लेकिन मजा नहीं आएगा तुम्हारे साथ पढ़ने में, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं तो लिख के मेहनत कर लूंगा, जिसको पढ़ना है वो मजे से पढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। तो जरा लिखते जाना जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम्हें पहली बारी में समझ में आ जाए तो। आई नीड दैट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, और लाइव चल रहा है तो लाइव में मेरे को कॉमेंट चाहिए। मैंने क्या बोला, चेक इशूड। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इशू का मतलब क्या होता है। तुम एक बिजनेस हो बेटा, है ना, कोई सड़क चलता आदमी नहीं है, यू आर अ बिजनेस।
सो इवन अगर तुम कोई लेटर साइन करके दोगे ना जिसमें बिजनेस की सील लगी होगी तो वो इशू कहलाता है। तुम अगर किसी को लेटर भी लिख रहे होगे तो अगेन वो इशू ऑफ लेटर कहलाएगा। ऐसे ही अगर सेम तुम किसी बंदे को चेक दोगे साइन करके, अगर तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या फाइनेंस वाले हो जिसको भी अथॉरिटी दी गई होगी, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही होती है, इफ यू आर साइनिंग दैट चेक तो दैट इज नॉट चेक गिवन टू समवन, इट इज चेक इशूड। ये टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो यहां पे लिखा है चेक इशूड है, मतलब ऑब्वियसली यू आर अ कंपनी, तुम कैश बुक बनाते होगे, बट ऑब्वियसली ये रहा, मैं यहां पे कैश बुक भी लिख देता हूं, और ये रहा तुम्हारा एक्सिस बैंक। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा एक्सिस बैंक है, ये तुम्हारी कैश बुक है, ये तुम इसको बनाते हो CASH, ऐसी है ना। ये कितना वाहियात कैश बनाया मैंने, रुको एक मिनट, CASH, हाँ ये तुम्हारी कैश बुक है, ये तुम्हारा एक्सिस बैंक है। अब हुआ क्या, तुमने चेक इशू किया है, ऑब्वियसली यू आर मेकिंग अ पेमेंट। अगर तुम पेमेंट कर रहे हो यानी तुम्हारे खाते से पैसा माइनस होगा, और तुम भी जानते हो अगर कैश बुक में से पैसा माइनस होता है तो क्रेडिट होता है, बराबर। मेरे ख्याल से यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहां पर चेक इशू कर रहे हो, मतलब तुमने यहां पे दिखा दिया कि भैया मेरे पास से पैसा गया, नेगेटिव गया। नाउ बिफोर दैट अगेन मेरे को एक चीज और ध्यान आ गई, तो मैंने कहा तुम्हें मैं बता ही देता हूं, वरना तुम सोचोगे कि भैया ने बताया नहीं। से फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि हमने लास्ट ही मंथ अपनी कैश बुक और एक्सिस बैंक को टैली किया था, जो बैंक में पैसा था पासबुक में, है ना। यहां पे मैं पासबुक भी लिख दे रहा, वरना आधे लोगों को लगेगा ये एक्सिस बैंक का मतलब क्या है। तो तुम्हारी पासबुक और कैश बुक टैली हो रही थी बिकॉज लास्ट मंथ में ही अपन ने इसको टैली किया था। अब हुआ ये कि तुमने चेक इशू किया, चेक इशू किया मतलब तुम्हारा खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 20,000 का, तो अपन ने क्या किया, 20,000 रुपए बेटा माइनस कर दिए कि भैया चेक इशू किया है। नॉर्मल इंसान कैसे बिहेव करता है, अगर मैं तुम्हारे सामने खाने की थाली रखूंगा तो तुम खाओगे ना, ऑब्वियसली खाओगे, खाने के लिए रखी हुई है। ऐसे ही अगर मैं किसी को चेक इशू करूंगा तो मतलब क्या है कि भाई जा मेरे बैंक से पैसा निकाल ले, मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूं। तो मैंने अगर इशू कर दिया है तो सामने वाले ने निकाल लिया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने फटाफट एज अ क्लर्क, जो भी बोल लो, अकाउंटेंट बोल लो, मैंने फटाफट एंट्री कर दी कि ये 2-3 दिन में पैसा निकाल लेगा। अक्रूवल बेसिस पे आज चेक इशू किया है तो आज के आज ही अपन माइनस करके रख देते हैं, 80,000 का बैलेंस बचेगा अपने बैंक में, अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। मैंने अगेन बोला यहां पे कैश बुक का मतलब क्या है, कैश इन हैंड का नहीं है। ये देख रहे हो यहां पे रॉन्ग का साइन लगा है, मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूं। यहां पे पूरा चैप्टर कैश बुक में सिर्फ बैंक की बात कर रहा है, जो बैंक का कॉलम तुम बनाते थे कैश बुक के अंदर, यानी कैश इन हैंड का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे बैंक खाते से पैसा माइनस हुआ होगा। इवन ये जो मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया है ये बैंक बैलेंस लिया है, मैंने यहां पे कैश इन हैंड का बैलेंस नहीं लिया है। और अगर मैंने चेक इशू किया है तो मैंने बैंक से पेमेंट की बात की है। तो अगर बैंक से पेमेंट हो रहा है तो मेरे पास बैंक में बैलेंस बचना चाहिए 80,000 का। लेकिन लिखा हुआ है बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक फॉर पेमेंट। अब बोलोगे भैया थोड़ा मतलब समझाओ ना इसका। देखो होगा क्या, चेक बैग रखा है क्या कोई सा, ये जरा कागज दियो मेरे को, जरा मैं इसमें करूं। अरे निकल जा सामने से, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, बस तू नहाए नहीं है, ये बच्चों को दिख जाएगा। मान लेते हैं ये अपना चेक है, ठीक है। अब तुम इस चेक का करोगे क्या, अगर तुम पुराने जमाने के इंसान हो तो। लिसन टू दिस और वॉच दिस, वॉट एवर द थिंग इज। तो ये जब तुम्हारे पास हाथ में चेक रहेगा तो तुम पुराने जमाने में क्या कर रहे होगे, तुम्हारा काम होगा बेटा कि तुम ये बैंक में ले जाके दोगे और बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डालोगे। अभी भी यही चलता है, अगर कोई चेक होता है और तुम्हें वो क्लियर करवाना है ना, तो ये चेक एक स्लिप के साथ जुड़ता है, स्टेपल होता है, और बैंक में एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें जाके डाल दिया जाता है। हुआ ये कि सामने वाला बंदा नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक, बैंक में कभी ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ले जाके किसी ने दिया ही नहीं बैंक में कि हमें इसका पेमेंट चाहिए। पेमेंट के लिए ऑब्वियसली मेरे लिए पेमेंट है ना, तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या सोचूंगा कि जाओ प्रेजेंट करो और अपना पेमेंट ले जाओ जो पेमेंट ले जाना है। तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में एज अ बिजनेसमैन सोच रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, मैंने बैंक पे फोन लगाया, फोन तो नहीं लगाया उन्होंने, फोन नहीं उठाया। जब मेरा क्लर्क 15 दिन बाद गया वहां पे, तो वहां पता चलता है पूरी पासबुक चेक करते हुए कि ओ भाई ये बंदा तो कभी पेमेंट निकालने आया नहीं, इसने कभी प्रेजेंट ही नहीं किया इस बैंक में आके चेक कि सर हमें इसका पेमेंट चाहिए, वो कभी आया ही नहीं। मतलब मेरा बैंक जो है अभी भी 1 लाख रुपए का दिखा रहा है बैलेंस, और मैं ये सोच के बैठा हूं कि वो तो 2-3 दिन में चेक का पैसा निकाल के चला गया होगा, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यानी बैंक करेक्ट बैलेंस दिखा रहा है। बैंक तो वही दिखाएगा ना जो रियलिटी बैलेंस है। जब कोई लेकर ही नहीं आया चेक, ड्रॉप बॉक्स में डाला ही नहीं, तो बैंक ने किसी को पेमेंट किया ही नहीं। अब जब बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो योर बैलेंस इज स्टिल 1 लाख रुपीज, बट इन द बुक्स ऑफ योर कैश बुक यू आर शोइंग 80,000 रुपीज। अब ऐसे केस में तो बैंक सही है, मतलब बैंक ने कुछ गलत नहीं किया, बैंक सही बैलेंस दिखा रहा है। तो आपको बेचारे घर आके करना क्या पड़ेगा जरा बताओ मुझे।
आपने ये जो 20,000 माइनस कर दिया था, ये तो फिर आपने गलत कर दिया क्योंकि पासबुक 1 लाख रुपए दिखा रहा है, तो आपको फिर वापस से प्लस 20,000 करना पड़ेगा। और अपना पासबुक से बैलेंस मैच करने के लिए आपने ये नहीं किया होता तो आपका पासबुक से मैच बैलेंस नहीं हो रहा होता। सिंपल बात है। नाउ दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटेंसी। यहां पे 1989 में हाँ शुरुआत में एंट्रीज अक्रूवल बेसिस पे ही की जाती थी, लेकिन अब पासबुक को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज पासबुक शोज द रियल बैलेंस ऑफ योर बैंक अकाउंट। कैशबुक ने तो हाइपोथेसिस अक्रूवल बेसिस पे ले लिया था कि ऐसा हुआ होगा, पासबुक ने रियलिटी बता दी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा अक्रूवल बेसिस धरा रह गया। एंड दैट इज द रीजन दिस कम्युनिकेशन प्रोग्रेस सो मच इन आवर बैंकिंग सिस्टम, जहां पे यू नो एट द सेम टाइम यू गेट द मैसेज, अगर किसी ने सामने से निकाल लिया है और तुरंत की तुरंत वो एंट्री पास थ्रू हो जाती है नेट बैंकिंग के थ्रू, एनईएफटी हो गया, IMPS हो गया, यू कैन ट्रांसफर पेमेंट्स बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली, बिकॉज ये गैप आता था, वरना अक्रूवल पासबुक से रियलिटी से लड़ रहा होता था। इसी चीज को इग्नोर करने के लिए, हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमारा आज नेट बैंकिंग सिस्टम है, IMPS, NEFT वगैरह है। तो ये वाला पॉइंट आई होप सो क्लियर। मैं अब सेकंड पॉइंट तुम्हें बताना चालू करता हूं, लेकिन अगेन तुम भी जानते हो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा अगेन ईयर 1989। अब तुम क्या हुआ, नहा धो के पहुंच गए बैंक, है ना। अब क्या होता है, पैसा मिलने की खुशी ना बहुत अलग लेवल पे होती है। तो मैं जरा जो नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा ना वो तुमसे मेरे से बहुत रिलेट करती है। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब जरा इस पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनियो, तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, है ना। अगेन अपन वही लेके चलेंगे। कैश बुक में अपन बात कर रहे हैं सिंपल बैंक बैलेंस की, अपन को कैश इन हैंड से कोई लेना देना नहीं। कैश बुक भी किसको ट्रेस कर रही है, बैंक बैलेंस को, यानी वही 1 लाख रुपए जो बैंक में तुम्हारा जमा है। अब तुम सोचोगे भैया बहुत बढ़िया यार, आपने क्या सिखाया है कि भैया हमारे पास 2 लाख रुपए, कैसे, एक तो पासबुक में 1 लाख रुपए और हमारे कैश बुक में 1 लाख रुपए, हो तो गए 2 लाख रुपए। नहीं बेटा ऐसा नहीं है ना, थोड़ा दिमाग कम चलाना वरना दिक्कत हो जाएगी। ये 2 लाख रुपए नहीं है। उस टाइम पे होता क्या था, हमें बैंक पे भरोसा नहीं होता था। बैंक होते थे बड़े चालाक, और क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बहुत नया नया था, भारत को आज़ादी मिली थी नई नई, उस टाइम पे अगर तुम बैंकिंग सिस्टम पे एकदम भरोसा करने लग जाओ, जहां हमें जो रूल कर रहे हैं रूलिंग पार्टीज थी उन पे भरोसा नहीं था, तो इतना आसान नहीं हुआ करता था। तो ऐसे टाइम पे होता क्या था, वॉट एवर द बैलेंस वॉज देयर इन द बैंक, जो भी बैंक में बैलेंस होता था उसको अपन टैली करने के लिए खुद भी मेंटेन करते थे। यानी यही जो एग्जैक्टली 1 लाख रुपए रखा हुआ है बैंक में, बैंक उसके लिए बनाता था पासबुक, ताकि उसमें बैंक रिकॉर्ड रख सके, अपने पास जो रिकॉर्ड है वो अपन को भी दिख सके पासबुक के थ्रू। तो बैंक पासबुक में रिकॉर्ड रखता था और हम अपने पास सेम अमाउंट का जो रिकॉर्ड रखते थे वो कैश बुक में रखते थे, सो दैट हमें अगर कहीं पे भी थोड़ा सा मिसस्टेप लगता है, बैंक की तरफ से गलती रखती है, तो हम उसको ट्रेस करके पकड़ सके। इसलिए सेम 1 लाख रुपए को बैंक भी मेंटेन कर रहा है, बैंक भी पासबुक में लिख रहा है और हम भी इसको मेंटेन कर रहे हैं। नाउ अब यहां पे हुआ क्या, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। ये उस जमाने की बहुत बड़ी समस्या है। आज के टाइम पे ये सारी चीजों के बहुत इजी तरीके आ गए, लेकिन उस समय समझो तुम, जब मैं बात कर रहा हूं 1989 की, हुआ ये, हम बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि हमें मिलने वाला था 75,000 रुपीज का एक चेक। बड़ा शानदार सा चेक था, एक अच्छा रॉ मटेरियल अपन ने लॉट बेचा था और वो पैसा हमारे खाते में आने वाला था। सामने वाला आया और हमारे पास आके बढ़िया, ये तो पासबुक में अभी 2 मिनट के लिए रख रहा हूं, एक चेक बना के देके गया 75,000 रुपीज का। हम बड़े खुश थे कि भाई चलो फाइनली वी हैव द चेक इन हैंड। अब हुआ क्या यार, ये चेक हमें मिला था, मैं इसको सही लिख देता हूं, बहुत गंदा 2 बनाया मैंने। ये चेक हमें मिला था 28 अप्रैल को और वही 1989 को। तो हमने क्या सोचा, यार एक काम करते हैं, ये इसी महीने पैसा हमारे पास आ जाए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब हमें वक्त का पता नहीं था कि कब बैंक वाले ये चेक उठा के लेके जाते हैं और हमारे खाते में पैसा डालते हैं, क्योंकि आप तो ड्रॉप बॉक्स में डाल के आ जाओगे। अब ड्रॉप बॉक्स से बैंक वो चेक निकालेगा, वो बैंक देखेगा अच्छा ये चेक का यहां से पैसा लेना है, फिर वो पैसा लेने जाएगा उस बैंक से जिस बैंक का पैसा है या चेक है, जहां का भी लिखा हुआ है। तो तुम तो ड्रॉप बॉक्स में डाल के आ गए 28 अप्रैल को, दिन के 2 बजे थे, 2 PM। अब तुमने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है 2 बज गए, 2 बजे के बाद डाला, ठीक है आज चला जाएगा, 29 को थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग हुआ, 30 तारीख तक तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, 30 अप्रैल तक पैसा आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे हिसाब से चीजें चल नहीं पाई। हुआ ये कि तुमने तो डिपॉजिट कर दिया था इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, लेकिन क्योंकि तुमने 2 बजे के बाद किया था और SBI जैसा जहां लंच ब्रेक अच्छा लंबा चलता है, वहां पे हुआ ये कि जो चेक थे उस दिन के सारे 12 बजे जा चुके थे दिन के, क्लियर होने के लिए।
वो ड्रॉप बॉक्स से निकल के, और तुम लेट हो गए थे, तुमने 2 बजे डाला था। अब क्या हुआ, 29th को गया तुम्हारा चेक, 29th को गया तो 30 को क्लियरेंस में डलेगा, 1 तारीख को रिफ्लेक्ट होने वाला था। तो जब तुम 30 तारीख को पहुंचे, बड़े एक्साइटेड तुम 30 अप्रैल को जब तुम पहुंचे, क्योंकि तुम इतने एक्साइटेड थे 28 अप्रैल को जिस दिन चेक डाल के आए थे 2 बजे, कि तुमने यहां पे आके 75,000 दिखा दिया था अपने खाते में। वो तब पहुंच ही गया होगा अक्रूवल बेसिस, डिपॉजिटेड, एंटर्ड नहीं बेटा, तुमने तो यहां दिखा दिया 1,75,000 कि मैंने क्रेडिट किया था, क्रेडिटेड इनटू द बैंक या डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जो भी बोलो, तुमने डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, तो तुम्हें लगा था पैसा तो आ गया। लेकिन जब 30 अप्रैल को फिर तुम अपनी साइकिल से पहुंचे बैंक में, तो तुमने देखा बैंक तो 1 लाख रुपए दिखा रहा था। तुम्हारी सांसें रुक गई, तुम्हें लगा लुट गए तुम, चेक फेक था। तुम्हारी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता था। बैंक मैनेजर बोलता सर बैठो पानी पियो थोड़ा सा, क्या हो गया, बोलते 75, चेक गया सर, चेक कहाँ गया नहीं पता सर, डाला तो यही था, कहाँ चला गया। तो उसने समझाया सर आपने कब डाला था बताइए। तो तुमने बोला सर मैंने 2 बजे डाला था 28 अप्रैल को। मैनेजर ने चेक किया, मैनेजर ने बोला सर आपका प्रोसेस में है। उस दिन 12 बजे जो था ना, चेक सारे जा चुके थे, तो आपका पैसा कल दिखेगा। आप 30 अप्रैल को बैठे हुए थे ना बैंक में, तो मैनेजर बोला है कि नहीं सर अभी नहीं दिखेगा, लेकिन कल श्योरिटी से आपका बैलेंस दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको कब तक का बनाना था ये पूरा हिसाब किताब, कब तक का देखना था, 30 अप्रैल तक का। क्योंकि 30 अप्रैल को जब तुम अपनी पासबुक में एंट्री करा के देख रहे थे, तो तुम्हें वो 75,000 नहीं दिख रहा था, तुम्हें ऐसा कोरा पन्ना दिख रहा था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, बोलो 75,000 कहाँ गया। तो वो टेंशन में तुम आ गए थे ना। तो हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, हर महीने की कहानी है। तो 30 अप्रैल को 1 लाख पासबुक दिखा रही है, और 30 अप्रैल को ही तुम दिखा रहे हो 1,75,000, तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि अभी तक तो पैसा क्रेडिट हुआ नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगेन वो -75,000 रुपीज करना पड़ेगा। मैंने गलत 5 बना दिया, 75,000 रुपीज अगर तुम्हें देखे जाए तो ये तुम्हें माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि भैया अभी भी तुम्हारा 1 लाख का बैलेंस है। तो तुम पूछोगे भैया फिर वो 75,000 का क्या, वो अगले महीने अब तुम्हें शो करना पड़ेगा। इस महीने के बीआरएस में तो वो शो नहीं कर सकते। ये बेसिक आइडियाज होते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। इसका सेकंड वीडियो ऑल्टरनेटिव पे आएगा, टेंशन मत लेना, मैं सारा का सारा इसके अंदर करवाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन छोड़ेंगे। आज से अभी से कसम खा लो कि तुम बैक टू बैक मेरे साथ पढ़ोगे। चेक इशूड भी समझाना जरूरी था और चेक डिपॉजिटेड भी समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में समझा दिया। बाकी जो सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो बैक टू बैक हैं, जो तुम्हें पूरे चैप्टर में समझ में आने वाले हैं या करने वाले हैं अपन मिलके, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे इकट्ठे करवा दूंगा, सो दैट तुम्हारा मोमेंटम बन जाए जब तुम इस वीडियो से उसमें जाओ। लास्ट थिंग, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूं, तो तुम प्लेलिस्ट में भी जाके इसके वीडियोस को देख सकते हो। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।